फिर आप चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, चाहे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर लीजिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मैं शायद इस तरीके से नहीं सोच सकता था कि हिल डू मैजिकल वर्क। उन्होंने किया है। कोई भी इन आंकड़ों को देख सकता है, कोई भी दर्शक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी सेकंड नंबर पे है देश में। हाँ, शायद सेकंड। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर आप अखिलेश के समय की बात करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16th या 17th नंबर में वेरी श्योर, बट शायद नहीं 16वां 17वां नंबर था। ये पक्का है, मतलब 16वां ही था जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ, या 17वां था। तो 16वें 17वें नंबर से आप दूसरे नंबर पे आते हो, तो क्या ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूपी में, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसी कुछ चीज़ हो रही है। मतलब स्टेइंग एट दिल्ली हम लोगों को ये नहीं लगता था कभी भी कि यूपी इतना ऊपर चला जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। बाकी देखिए, मैं इसमें ना सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर किसी का अलग मुद्दा होता है। जैसे मैंने आपको 3 अलग अलग श्रेणी बताई थी, हर किसी, मेरी नज़र में तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। अब बाकी अब लोग डिसाइड करेंगे। मेरी नज़र में अगर मैं पर्सनली वोट करना चाहता, जो अभी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, तो ऑफ कोर्स मैं योगी को चुनता। हाँ, अगर योगी से अच्छा कोई ऑप्शन दिख रहा होता मुझे प्रॉमिसिंग, तो फिर मैं उसे चुनता। अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है योगी से अच्छा, मुझे एटलीस्ट नहीं लगता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। 10 मार्च का है इंतजार, किसकी नैया होगी पार। देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और पूरे देश की नजरें 10 मार्च का इंतजार कर रही हैं और खास करके यूपी पर ही केंद्रित हैं। तो यूपी चुनाव के ही मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जानी मानी हस्तियां एके टीके ब्रदर्स मौजूद हैं। देखेंगे यूपी चुनाव को लेकर इनकी राय क्या है। सबसे पहले स्वागत है सर आप दोनों का हमारे चैनल में। सर, सबसे बड़ा मुद्दा, बीजेपी पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो अभी क्या बीजेपी के पास मंदिर और ये मस्जिद छोड़ के कोई और मुद्दे हैं यूपी चुनाव में? देखिए, मेरा इसमें स्पष्ट तौर पर कहना होगा कि जो मंदिर मस्जिद या हिंदू मुस्लिम नाम के जो मुद्दे होते हैं ना, ये सिर्फ बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं, ये हर पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक समय इस देश के अंदर ऐसी पॉलिटिक्स चला करती थी जिसमें सिर्फ एक पार्टी अपना जिसे कहते हैं ना, एक वोट बैंक साधती थी, जिसको हम मुस्लिम वोट बैंक कह सकते हैं, और जो दूसरा, जिसको एक बहुसंख्यक धर्म जिसको हम कह सकते हैं, उसको जातियों में विभाजित करते हुए उसके वोट बैंक को पृथक किया जाता था। ये पॉलिटिक्स इस देश में बहुत चली है। 80 के दशक में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर गुजरात में ये पॉलिटिक्स बहुत चली थी, और उसी को इन्होंने दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जो लास्ट गुजरात का चुनाव हुआ था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जिग्नेश मेवानी, फिर अल्पेश ठाकुर, फिर हार्दिक पटेल, अलग अलग कम्युनिटी के लीडर्स को लेकर आए, ताकि अलग अलग कम्युनिटी, जो 3 डोमिनेंट कम्युनिटी हैं वहाँ पर, उनके वोट बैंक को बांटा जाए। और बाकी अहमद मियाँ पटेल तो दूसरी साइड थे ही। तो ये एक पॉलिटिक्स हमारे देश में चला करती थी। तो बीजेपी के मतलब हाँ, बीजेपी पे जो इल्ज़ाम, या ऑफ कोर्स मैं उसी पर आ रहा था। सो इस पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं 14 के चुनाव ने धत्ता बताया, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर जो विपदाएं थी उस समय, उससे एक खंडित होकर भारत के लोगों ने जनादेश दिया, और काइंड ऑफ यू कैन से कि एक हिंदू वोट बैंक, चाहे वो हिंदू के नाम पे ना भी हुआ हो, बट वो हिंदू वोट बैंक एक तरीके से तैयार हुआ। और अब क्या है कि वो इन लोगों को सेध रहा है। तो ये हमेशा से जो इस प्रकार की राजनीति धर्म की, जाति की करते आए थे, आज वो इस चीज़ को उठाते हैं कि ये धर्म और जाति की राजनीति करते आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में कोई भी पार्टी हो, उसने धर्म और जाति की राजनीति किया है। बाकी आप मंदिर और मस्जिद के मुद्दे की जहाँ तक बात करते हैं, तो वो भी इसमें आ जाता है। मंदिर जरूरी है या नहीं है, वो एक अगला क्वेश्चन हो जाता है। तो मंदिर, अभी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर की जगह ये बना देते, स्कूल बना देते, यूनिवर्सिटीज़ बना देते, हॉस्पिटल बना देते, तो मैं ऐसे लोग, बिकॉज मंदिर कुछ नहीं देगा आपको, ये एक दलील होती है उन लोगों की। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ, अभी आप काशी का ही एक उदाहरण देख सकते हैं कि काशी के सिर्फ घाट साफ हुए, उससे काशी के
जो नाविक थे, जो नाव चलाते थे गंगा में, उनकी आमदनी कम से कम 3 गुना बढ़ी है, करीब करीब। ठीक है, जो 10,000 कमा रहा था वो 30,000 कमाने लगा है, क्योंकि पर्यटक आने लगा है ना। तो जब आप इस प्रकार की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो तो इकोनॉमी भी बढ़ती है। बाकी ये स्पिरिचुअल मैटर है, वो एक अलग चीज़ है, धर्म का, आस्था का मैटर है, जिससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें आपके शहर की इकोनॉमी को बदल कर रख देती हैं। अगर आप सोचते हैं कि राम मंदिर अयोध्या में बनता है तो वो पूरा सिर्फ एक मंदिर पूरे शहर की इकोनॉमी को चलाने के लिए पूरा है, वो पूरे देश से वहाँ पर लोग आएंगे। 500 साल की लड़ाई के बाद मंदिर बन रहा है, पूरे देश से वहाँ पर लोग आएंगे, और उसके बाद वहाँ पर कोई फूल बेच रहा होगा, कोई मिठाई की दुकान चला रहा होगा, कोई अपना होटल खोलेगा वहाँ पर, कोई रूम्स देगा, 50 चीज़ें खुलेंगी वहाँ पर, तो एक इकोनॉमिकल सिस्टम भी खड़ा होगा। सो मंदिर सिर्फ स्पिरिचुअल चीज़ है, इट्स नॉट लाइक दैट, वो इकोनॉमी भी चलाता है। इसमें मैं 2 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, पहले जो पॉलिटिक्स होती थी वो पॉलिटिक्स होती थी अपीजमेंट वर्सेस डिवाइड। हिंदू को डिवाइड करो, मुसलमान को अपीज करो। और इसका मैं एक प्राइम एग्जांपल आपको यूपी से ही उठा के देता हूँ। आप अगर आज से मुलायम के समय में चले जाओगे तो मुलायम के समय में मुलायम की एक स्पीच थी, और अगर आप थोड़ा सा भी ढूंढोगे उसको तो मिल जाएगी, जिसमें मुलायम ने साफ तौर पर कहा था, मुस्लिम बहुल इलाके में था, और कहा था कि वो हम थे जिन्होंने मुसलमानों को पुलिस फोर्स में रखा। मैं पकड़ लूँ? हाँ, तो वो हम थे जिन्होंने मुसलमानों को पुलिस फोर्स में भर्ती कराया, चाहे वो मेरिट में थे नहीं थे, लेकिन हमने ये इंश्योर किया कि हर एक पुलिस चौकी में 3-4 मुसलमान हों। और एग्जैक्ट वर्ड्स मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मुलायम सिंह का खुद का बयान है, खुद की स्टेटमेंट है। अब ये तुष्टीकरण है या नहीं है, ये अपीजमेंट है या नहीं है, कोई मुझे बता दे। अगर सेक्युलरिज्म की परिभाषा यही है तो भाई ऐसा सेक्युलरिज्म हमें तो नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर ये तुष्टीकरण है, और ये तुष्टीकरण तो सही है, लेकिन अगर योगी तुष्टीकरण करे बहुसंख्यक का तो वो गलत है। अगर देश में मंदिर बन जाए तो वो गलत है। अगर राम भक्तों के ऊपर गोलियां चल जाए वो सही है, वो उससे संविधान बचता है, लेकिन मंदिर बनने से विपदाएं आ जाती हैं। इकोनॉमी मतलब अगर, और दूसरी चीज़ इसमें एक एग्जाम्पल जो अभी भाई ने कहा कि इकोनॉमी वहाँ पे सरवाइव करती है। अगर आप कटरा की बात करें, जम्मू कश्मीर का कटरा, जहाँ पे माता वैष्णो देवी का मंदिर है, वहाँ पर केवल माता वैष्णो देवी का मंदिर है, और एक अकेला मंदिर वहाँ की पूरी जनता को रोजगार दे रहा है। आप कटरा में चले जाइए और कटरा में लोगों से पूछिए क्या करते हो, तो उनकी जो भी वो करते होंगे ना, वो कहीं ना कहीं उसी मंदिर से रिलेट करता होगा। तो अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनता है तो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी उसी मंदिर के अराउंड कहीं ना कहीं रिलेट करेगी। अब काशी विश्वनाथ की अगर हम बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ इतना ग्रैंड बना दिया अभी, मतलब अगर हम देखें तो मुसलमानों के पास मक्का था जहाँ पे वो हज़ारों की संख्या में एकत्रित हो सकते थे, क्रिश्चियंस के पास वेटिकन है, वहाँ पे वो हज़ारों लाखों की संख्या में एकत्रित हो सकते हैं। हिंदुओं के पास क्या था? पहली बार ये कॉरिडोर अब बना है जहाँ पे वो एकत्रित इतने लार्ज नंबर में हो सकते हैं। और अब जब ये बन गया है तो यहाँ से पिलग्रिमेज और बढ़ेगा, लोग और ज़्यादा आएंगे। अभी मैं 2019 की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैंने नाविकों से पूछा था कि भाई जब से ये घाट साफ़ हुए हैं तब से और उससे पहले से क्या अंतर है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब ये घाट गंदे थे बहुत, तब यहाँ पे हम 10,000 रुपये महीना निकाल लें तो भी बहुत होता था। आज की डेट में महीने के हम 60,000 रुपये निकाल रहे हैं। ये मेरे पास उसका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। इफ़ एनीबडी वांट्स इट आई कैन गिव इट। तो ये यहाँ तक अगर वो 6 गुना अगर इकोनॉमी बढ़ रही है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, तो ऐसे ही पता नहीं कितनी ही और कम्युनिटीज़ होंगी जिसकी वो चीज़ें बढ़ रही होंगी, और काशी विश्वनाथ बनने के बाद तो वो और ज़्यादा हो जाएगा।
अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए का शिलान्यास मैंने किया था और फीता काटने का काम बीजेपी और मोदी जी कर रहे हैं। अब ऐसे तो वो हर एक जो भी जितने भी आपके ये जो एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं उनके लिए भी यही कह देते हैं तो हमने किया था। ये तो अरे भाई, आपने लखनऊ में वो मेट्रो था उसका वो आधे में ही उसका आपने सारा उसका वो कर दिया था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इनॉग्रेशन कर दिया था। तो इतनी सारी चीज़ें और ऐसे दसियों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि चुनाव आ रहे थे तो आपने आधे में इनॉग्रेशन कर दिया, वहाँ पे अभी कुछ है नहीं और इनॉग्रेट आप करे जा रहे हो। तो और ये जो बनाने का काम है ये तो बीजेपी की सरकार में ही हुआ है। जो एक्सप्रेस वेज बने हैं या फिर काशी विश्वनाथ जो बना है वो तो बीजेपी की सरकार में ही बना है। तो फिर इसमें कोई वो तो है नहीं, अगर बनाया है इन्होंने तो इसका वो भी लेंगे ही, श्रेय भी लेंगे ही, तो उसमें कोई गलत थोड़ी है। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को और नीचे धकेल दिया है, मतलब विकास की जगह और उत्तर प्रदेश पीछे हो गया इन 5 सालों में। तो किस तरह से देखते हैं आप 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार और योगी सरकार? देखिए जी, मेरा अगर विकास की जो डेफिनेशन है उसको मापने का जो तरीका है, मैं मानता हूँ कि मनुष्य की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, एक मिडिल क्लास है, उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट है। कोई गरीब तबका उसकी अलग है और कोई उच्च वर्गीय है उसकी अलग रिक्वायरमेंट। उच्च वर्गीय कोई व्यक्ति है जिसके पास धन धान्य है, वो सोचता है भाई मैंने सारी लग्जरी ले ली हैं जीवन की, अब बस सुरक्षा रहे। मिडिल क्लास सोचेगा भाई मैं अब मेरे पास थोड़ा पैसा आ गया है, मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालूं, मेरे पास अच्छा घर बन जाए, शेयर मार्केट ऊपर जाए। गरीब आदमी सोचता है कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास बेसिक चीज़ें ही आ जाए, मेरे पास टॉयलेट आ जाए, मेरे पास गैस आ जाए, मेरे पास वही नहीं। तो जो आदमी इस लड़ाई में फंसा हुआ है ना, वो सेंसेक्स की ऊंचाई नहीं नापता। उसको चाहिए होता है कि भाई आप पहले बेसिक की लड़ाई लड़ोगे ना। तो जी, मेरा विकास को मापने का तरीका यही है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें रिक्वायर होती हैं। अब अगर इस तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सुरक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं यूपी के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, आई एम नॉट सेइंग कि यूपी के अंदर FIR कम होनी शुरू हो गई हैं, नहीं, बट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो कि अब फॉर एग्जांपल उसमें फ़र्क क्या होता है, जैसे कि मैं एक फ़िल्म के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जब हम बात करते हैं द डार्क नाइट जैसी फिल्मों की, जिसमें एक जोकर आता है, वो आते ही एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिस्टम तैयार कर देता है और पूरा शहर बिल्कुल तबाही के कगार पे पहुंच जाता है। उससे पहले ऑर्गेनाइज नहीं होता। सो क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जब होने लगता है तो तबाहियाँ होती हैं। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एटलीस्ट बहुत कम हुआ है, लोग गुंडा राज जिसको भी आप कह सकते हैं, राइट। तो गुंडा राज कम हुआ है। अब जो है, आई एम नॉट सेइंग कि FIR अभी नहीं हो रही हैं, रेप केसेस अभी नहीं हो रहे हैं, बट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत कम हो गया है। और ये आप यूपी के किसी भी व्यक्ति से पूछकर आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं वेलफेयर स्कीम्स की, वेलफेयर स्कीम्स चाहिए होती हैं जो प्रथम तबका मैंने आपको बताया था, जिसके पास बेसिक ही नहीं है, सर्वाइवल के इश्यूज़ हैं। तो आप चाहे नल से जल नाम की जो स्कीम है उसका आप आंकड़ा देखिए, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें वो अच्छे लेवल पर इम्प्लीमेंट की जा रही है। दूसरे नंबर पर आप देख लीजिए उज्ज्वला स्कीम। आई थिंक यूपी के मैक्सिमम, आई थिंक ऑलमोस्ट सबके पास ही है आजकल, आज की डेट में यूपी में गैस सिलेंडर जो है। फिर आप अगर हम घर की बात करते हैं तो घर भी आई थिंक, मुझे नहीं लगता, मैं एटलीस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर सकता हूँ जहाँ का मुझे थोड़ा अंदाज़ा ज़्यादा है। वहाँ पर आई थिंक कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ पर अच्छे खासे नंबर ऑफ़ मकान नहीं बने हो, जिनके पास मकान नहीं थे। फिर आप बात कर लीजिए बैंक अकाउंट्स की। एक समय ऐसा था जब लोगों के पास ये बेसिक फैसिलिटी नहीं थी बैंक अकाउंट की, आज लोगों के पास है, उत्तर प्रदेश के लोगों के पास है ना। फिर इसी प्रकार से जितनी भी और सुविधाएं हैं, चाहे टॉयलेट की सुविधा हो, टॉयलेट एक यूपी में बहुत बड़ी एक समस्या थी। यूपी की वजह से बिकॉज
क्या था कि यूपी में अब इसको नाम भी दिया गया, इज्जत घर शायद नाम दिया गया था ना, टॉयलेट स्कीम को इज्जत घर नाम दिया गया था। तो उसको इस तरीके से जोड़ते हुए, इस इज्जत के साथ जोड़ते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं ना, ये गरीब व्यक्ति के पास तक पहुंची हैं। मिडिल क्लास के लिए क्या हुआ है? तो मुझे लगता है, देखिए, मिडिल क्लास को चाहिए होता है विकास, उसके लिए अच्छे हाईवेज बन जाएं। तो जब ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है उसके अंदर भाई ये हाईवेज का मुद्दा बहुत उठाया जाता है। मैंने ताज बना दिया एक्सप्रेसवे, मैंने लखनऊ एक्सप्रेसवे बना दिया। अगर भारत के लोगों को पता नहीं इस चीज़ का ज्ञान हो या ना हो, क्योंकि मीडिया में अक्सर ये मुद्दे उठते नहीं हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर आई थिंक 5 या 6 नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जिसके अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आई थिंक वो तो चालू भी हो गया है। पूर्वांचल को कहते हैं कि इसका नाम था समाजवादी एक्सप्रेस और मोदी सरकार ने वही फीता काटा और नाम बदल दिया। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा भी अगर अब आपने ऐसा तो नहीं किया ना कि चलो आपने एक पत्थर रख दिया तो आपने वो काम कर दिया, ऐसा तो नहीं माना जाएगा। मान लिया चलो आपने पत्थर रख दिया, वो भी रखा कि नहीं वो किसी को नहीं पता, पर चलिए मैंने मान लिया कि आपने पत्थर रख दिया, शिलान्यास कर दिया, लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं माना जा सकता कि आपने वो पूर्ण कर दिया। ठीक है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल गई है। गंगा एक्सप्रेसवे पूरा यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर आई थिंक वाराणसी तक है या फिर इलाहाबाद तक, माफ़ कीजिएगा प्रयागराज तक है। सो इस प्रकार के करीब 5 या 6 एक्सप्रेसवेज हैं जो बहुत जल्द आई थिंक 23 या 24 तक, 2024 तक से पहले पहले का टारगेट है उनको पूरा होने का। तो अब जब इस चीज़ को कंपेयर करते हो कि चुनावों में एक एक्सप्रेसवे मुद्दा बनाया जाता था, अब 5 एक्सप्रेसवे हैं, तो ये मिडिल क्लास के लिए है। जब आप इन चीज़ों को करते हो, इन चीज़ों के फ़ायदे क्या हैं? अब मिडिल क्लास का व्यक्ति जो होता है वो बिज़नेस करना चाहता है, नया स्टार्टअप खोलना चाहता है। आज की डेट में यूनिकॉर्न्स देख लीजिए कितने ओपन हो रहे हैं। तो जब वो ओपन करता है, मतलब मान लीजिए इस प्रकार के एक्सप्रेसवेज का प्रयोग करता है, तो उसका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अपने आप कम हो जाता है, बिजनेस कॉस्ट अपने आप कम हो जाता है, उसको अपने आप फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं और बस मेरे ख्याल से तो ये इस प्रकार के विकास के मुद्दे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनमें ध्यान ऑफकोर्स सरकार को देना चाहिए। और बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है यूपी चुनाव पे, तो आपको लगता है कि हाँ बेरोजगारी यूपी में कहीं ना कहीं बढ़ी है? इसका कारण कोई भी हो सकता है, मान लीजिए कोरोना को भी एक तरह से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब से योगी सरकार आई है यूपी में बेरोजगारी अपने चरम पर है। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा, देखिए, अगर महंगाई की हम बात करें तो बहुत ये बात तो बीजेपी सरकार की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उपलब्धि ही ये रही है कि इन्होंने महंगाई को कभी पूरे 2014 से 2022 में आज हम खड़े हैं तब से अब तक महंगाई को इन्होंने बढ़ने नहीं दिया। अगर आज भी आप देखोगे तो ओवरऑल जो महंगाई दर है वो अभी भी संतुलित है। मतलब अगर हम 2011-12 की बात करें तो अभी 4.5% और इतना ही होना भी चाहिए। मतलब 4.5% से ज़्यादा महंगाई दर, मतलब 4.5% से नीचे महंगाई दर नहीं जाना चाहिए। इसमें ये होता है कि आपका इतना तो बढ़े, बेसिक्स इतने बढ़ें, तो इतना बेसिकली होना चाहिए। हाँ, महंगाई भी बढ़ेगी। मैं एक्चुअली में इस पर ये है बिकॉज मेरा इस पे थोड़ा एक मैंने इस पर स्टडी किया था कि जब आप महंगाई की बात कर रहे हैं ना, तो आप 2014 से लेकर अब तक ईयर बाय ईयर महंगाई के रेट को देखते हैं। अब क्या होता है ना, देश के अंदर हज़ार कमोडिटीज़ हैं, उसके अंदर पेट्रोल एक है, चावल एक है, टमाटर एक है। कभी टमाटर का प्राइस बढ़ जाता है, कभी प्याज का प्राइस बढ़ जाता है, कभी पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है ना। लेकिन हज़ारों कमोडिटीज़ है ना, तो जब ओवरऑल महंगाई को निकाला जाता है तब वो महंगाई दर कहलाती है, समझे। अदरवाइज़ पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, वो थोड़े दिन में कम हो गया। पेट्रोल का प्राइस ऑफ कोर्स इशू है और हमने इसको अपने वीडियोज़ में कवर किया है, परंतु बाकी कमोडिटीज़ का प्राइस या ओवरऑल जो महंगाई है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल में रही है। इनफैक्ट मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, 1986 से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं, 1986 से लेकर अब तक, एंड आई एम कोटिंग दिस, ये कोई भी चेक कर सकता है इस चीज़ को, दिस गवर्नमेंट इसके समय में सबसे कम महंगाई दर रही है।
आप चेक कर सकते हैं इस डेटा को। तो ये विपक्ष की तरफ से लगातार क्यों महंगाई का मुद्दा उठा है? वो बिकॉज मैं बता तो रहा हूँ ना कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस तो 100 पार किया गया था तो उठा दिया, बट पेट्रोल इज़ अ कमोडिटी। आपके देश में हज़ारों हज़ार और चीज़ें हैं जिनका महंगाई नहीं बढ़ रहा है, एक चीज़ का बढ़ रहा है लेकिन हज़ारों चीज़ों का तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये बोलना कि महंगाई बढ़ गई इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, पेट्रोल का दाम बढ़ गया इज़ द राइट स्टेटमेंट। लेकिन अब उसको सीधा जोड़ दो महंगाई से। बीच में क्या हुआ था कि माफ़ कीजिएगा, बीच में क्या हुआ था कि सरसों के तेल का दाम कुछ बढ़ा था, तो वो अजीत अंजुम जी पहुंच गए थे वहाँ किसी मथुरा में, उसने एक किसी बेचारी महिला को घेर लिया और उसके जो मुंह में प्रश्न ठूसने लगे और उस बेचारी महिला के मुंह से अपने मतलब का आंसर निकालने का प्रयास करने लगे। लेकिन क्या है कि देश के लोग थोड़ा समझते हैं कि उनको क्या मिल रहा है। अब क्या है ना कि माफ़ कीजिएगा, सरसों के तेल का प्राइस 10 दिन के लिए बढ़ा, 15 दिन के लिए बढ़ा, महीने के लिए बढ़ा, उसके बाद कम हो गया। अभी बीच में एक समय ऐसा आया था जब महंगाई दर जो थी वो करीब 6.5% पहुँच गई थी। मुझे लगा कि ये 7% टच करेगी, बट कमाल की बात यह है कि वो 6.5 का 5 हो गया उसके बाद। अब महंगाई का मैं यहाँ पर थोड़ा सा दर्शकों को ये बताना चाहूँगा बिकॉज ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। ये जब टेक्निकल पॉइंट्स आप समझ जाओगे तो आप किसी के भ्रम में नहीं आओगे। किसी भी देश की महंगाई हर साल कम से कम 2% से बढ़ जानी चाहिए। ये फॉर एग्जांपल यूएस का भी आप एग्जांपल लेते हैं ना, तो 100 रुपये की जो चीज़ है अगले साल वो 102 रुपये की हो जानी चाहिए। इसको अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल जब आप वही चीज़ 107 रुपये की होगी तो आप कहने लग जाओगे यार बहुत महंगाई बढ़ रही है। वही चीज़ 110 रुपये 112 रुपये की हो गई, आप कह दोगे बस कमर टूट गई। वही चीज़ 103, 4, 5, गुड, इट्स ओके। मैं एक और आंकड़ा दूंगा, जो लास्ट यूपीए गवर्नमेंट थी उनके 10 साल थे, उसमें 100 रुपये की चीज़ 110 रुपये की हो रही थी। इस समय जो अभी पिछले 7-8 साल है, 100 रुपये की चीज़ करीब 104 रुपये की हो रही है। समझ रहे हो? तो हर चीज़ में 6 रुपये का ये मोटा मोटा फ़ायदा है। आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, ये हल्का फुल्का आंकड़ा इधर उधर हो सकता है बट ज़्यादा नहीं होगा। तो 6 रुपये का हर 100 रुपये पे फ़ायदा है। इसमें बेसिकली एक चीज़ ये भी है कि अगर आप 86 से 22 तक की, 86 से 14 तक की सरकारों को देखोगे तो हर एक सरकार के ऊपर हर एक चुनाव में एक मुद्दा बना महंगाई। पिछले 2014 से लेकर 2021 तक 22 तक अभी तक महंगाई कभी भी मुद्दा नहीं बना। बीच में कमोडिटीज का मुद्दा बनाया गया, जैसे कि बिहार के चुनाव में। हाँ, कमोडिटीज का। अभी आपको याद होगा 2014 में एक मुद्दा आया था तूर दाल का, तो टूर और तूर को वो मिला के करने लग गए थे, 200 रुपये पे पहुंच गई थी तूर दाल। अभी ऐसी चीज़ों के ना संकट आते हैं, मतलब जैसे अनियन होता है, एक पर्टिकुलर मंथ में अनियन का प्राइस बहुत बढ़ जाता है। सिमिलरली, हाँ, डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है सारा। सिमिलरली तूर दाल का भी इसी तरीके से प्राइस कुछ पर्टिकुलर महीनों में बढ़ा करता था पहले, अभी नहीं होता। अगर आप देखो तो वो पहले एकदम तूर दाल 200 की हो गई, ये हो गया। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वो तूर दाल का मुद्दा समाप्त हो गया। कहाँ गया वो मुद्दा? किसी ने सोचा इस बारे में? तो उसके पीछे किया गया कार्य, उसके पीछे वो डिमांड सप्लाई और किसानों की मदद के साथ उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया। और ये किसानों का जिक्र किया और पश्चिमी यूपी की अभी बात हो रही थी, तो क्या किसान आंदोलन जो मोदी जी के उसमें चल रहा था, फिर कृषि कानूनों को वापस ले लिया, तो क्या उसका लॉस होगा बीजेपी को पश्चिमी यूपी में? यार मेरे को नहीं लगता है कि इस मुद्दे का लॉस इन चुनावों में होगा, क्योंकि एक तो ना जो लोग हैं उनकी, दर्शकों की जो मेमोरी है, जो वोटर्स हैं उनकी मेमोरी थोड़ी सी क्षीण रहती है। वो मुद्दा अब खत्म हो गया और चुनाव हैं उसके 3-4 महीनों के बाद, तब तक वो मुद्दा भूल गए होंगे। राकेश टिकैत इज नॉट रेलेवेंट एनी मोर, नोबडी वांट्स टू लिसन टू हिम एनी मोर। तो वो अब मुद्दा नहीं बनेगा। अब बात वही होगी जो योगी बोल रहे हैं, जो अखिलेश बोल रहे हैं, और इन दोनों की बातों के ऊपर सब कुछ होगा। तो किसान, मेरे को नहीं लगता कि वो मुद्दा बनेगा, और छवि ऐसी ही रिप्रेजेंट की जाएगी कि देखो माफ़ी मांग के उन मुद्दों को
कानूनों को वापस ले लिया। अब ये एक अलग डिबेट का या डिस्कशन का विषय हो सकता है कि क्या वो कानून अच्छे थे, बुरे थे। अच्छा, आजम खान को आप लोग जानते होंगे, जेल में हैं और उनके बेटे अभी बाहर आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि जितने उनके पे मुकदमे हैं, ये बकरी चोरी, भैंस चोरी, मिट्टी चोरी, किताब चोरी, तमाम ऐसे हैं, गिनने बैठ जाए तो शायद सुबह हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि सारे मुकदमे फर्जी हैं और एक कम्युनिटी को योगी सरकार में ऐसे टारगेट किया जा रहा है और फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। वहीं नाहिद हसन की बहन भी यही चीज़ कहती हैं कि सबसे बड़े गुंडे तो योगी जी हैं और उनके साथ जो लोग हैं, और सबसे ज़्यादा गुंडे बीजेपी में हैं। तो लगता है ऐसा कुछ है यूपी में कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि कहा जा रहा है। देखो, एक समय था जब एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता था। मतलब आपको याद होगा कि राम भक्तों को या फिर कार सेवकों को उनके ऊपर गोली चलाई गई और उसके बाद कहा गया कि हमने तो संविधान बचा लिया ऐसा करके। आज भी अखिलेश यही बोलते हैं। तो मतलब एक समय था जब कहा जाता था इस तरीके से, और तुष्टीकरण ये भी होता था कि लड़कों से गलती हो जाती है। वो जो लड़के थे जिनसे गलती हुई थी वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे। और जो अभी का समय है, हमने देखा कि दुबे के साथ क्या हुआ। दुबे था ना वो, विकास दुबे के साथ हुआ। वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का तो नहीं था। हमने और भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जो हिंदू समाज से थे और उनको नैब किया गया क्योंकि वो गुंडाई करते थे। हमने वो केसेस भी देखे। अब अगर कोई मुसलमान गुंडाई कर रहा है तो क्या वो उसको गुंडाई करना अलाउड है क्योंकि वो मुसलमान है, और उसको नैब ना करें, उसको पकड़े ना? ये कौन से तरीके की राजनीति है? अगर ये राजनीति ना हो तो एक पर्टिकुलर समाज, ये किस लेवल का आर्ग्यूमेंट है, मुझे समझ में नहीं आता। अब आपको तुष्टीकरण ही असली सेकुलरिज्म लगता है तो भाई वो सेकुलरिज्म आपको मुबारक। मुझे तो लगता है कि इस देश में दो ही तरीके की पॉलिटिक्स होती है। वन इज अपीजमेंट एंड अदर इज एक्चुअल सेकुलरिज्म। बीजेपी इज डूइंग द एक्चुअल सेकुलरिज्म और इन लोगों ने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है। तो अभी जो चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब बीजेपी पिछली बार की तरह पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, या फिर कहीं ना कहीं इस बार अखिलेश यादव आएंगे और परिवर्तन होगा यूपी? ये कहना तो देखिए, मुझे बिकॉज मैं आप लोग फील्ड में ज़्यादा रहते हैं तो आपको पता होगा, हम लोग कमरे में बंद होकर एनालिसिस करते हैं। तो आप लोग का जो परिश्रम है वो क्या बोल रहा है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन मेरा अपना कथन सिर्फ ये होगा कि ये चुनाव जो हैं इसके अंदर हर क्षेत्र का एक अलग मुद्दा, जैसे हम किसान मुद्दे की बात कर रहे थे, तो किसान मुद्दा फॉर एग्जाम्पल, मेरे अपना विचार क्या है, मैं अपना विचार अपने चैनल पर रख चुका हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगा था ये कानून वापस लिए गए थे तो, परंतु अब वो चीज़ पीछे रह गई है। अब हम उसको कब तक कोसते रहें, वही बात है। 3-4 बार वीडियो बना लिया बस बहुत है। परंतु क्या है कि वो वहाँ पर जो लोग हैं वो उनके ऊपर इस चीज़ का प्रभाव क्या पड़ेगा वो उन्हें भविष्य बताएगा। लेकिन अभी वो लोग इस चीज़ से खुश हैं कि भाई किसान कानून जो थे वो वापस ले लिए इन लोगों ने। यूपी की डेवलपमेंट के लिए कौन सही रहेगा, जो पिछले 5 साल से थी सरकार वो, या फिर अखिलेश यादव को फिर से मौका देना चाहिए? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हर किसी का अपना हो सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब योगी आदित्यनाथ को सत्ता दी गई थी तब शायद मैं इस चीज़ से उतना प्रभावी तौर पर संतुष्ट नहीं था। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री, मैंने पिछले 4-5 सालों में उन्होंने जो कार्य किए हैं उनको ध्यान से पढ़ा है। हर चीज़ में उन्होंने किसी चीज़, अब चाहे कोरोना प्रबंधन ले लीजिए, चाहे आप ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे स्कीम्स ले लीजिए, वो भी कामयाब है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। फिर आप चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, चाहे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर लीजिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मैं शायद इस तरीके से नहीं सोच सकता था कि विल डू मैजिकल वर्क। उन्होंने किया है। कोई भी इन आंकड़ों को देख सकता है, कोई भी दर्शक। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 2nd नंबर पे है देश में।
हाँ शायद सेकंड। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर आप अखिलेश के समय की बात करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16th या 17th नंबर नॉट में वेरी श्योर बट शायद नहीं 16वां 17वां नंबर था, ये पक्का है, मतलब 16वां ही था जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ, या 17वां था। तो 16वें 17वें नंबर से आप दूसरे नंबर पे आते हो, तो क्या ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूपी में, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसी कुछ चीज़ हो रही है। मतलब स्टेइंग एट दिल्ली हम लोगों को ये नहीं लगता था कभी भी कि यूपी इतना ऊपर चला जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। बाकी देखिए, मैं इसमें ना सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर किसी का अलग मुद्दा होता है। जैसे मैंने आपको 3 अलग अलग श्रेणी बताई थी, हर किसी, मेरी नज़र में तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। अब बाकी अब लोग डिसाइड करेंगे। मेरी नज़र में अगर मैं पर्सनली वोट करना चाहता, जो अभी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, तो ऑफ कोर्स मैं योगी को चुनता। हाँ, अगर योगी से अच्छा कोई ऑप्शन दिख रहा होता मुझे प्रॉमिसिंग, तो फिर मैं उसे चुनता। अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है योगी से अच्छा, मुझे एटलीस्ट नहीं लगता। आपको योगी से अच्छा यूपी की जनता के लिए कोई ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए, हमने ना आज के जो कंटेंडर्स हैं उनमें वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा से काम किया है। तो हमने योगी की सरकार को भी देखा है, हमने अखिलेश की सरकार को भी देखा है। अगर हम दोनों के कार्यों को देखें, अगर हम बात करें कि अपने पोल प्रोमिसेस अखिलेश ने कितने पूरे किए थे, तो उसमें मेरे ख्याल से 43% आई थिंक उनका जो क्लेम था कि 43% हमारे पोल प्रोमिसेस पूरे हुए हैं। 100 में से 43 काम इन्होंने पूरे किए, ठीक है। योगी गवर्नमेंट के उसमें जो पोल प्रोमिसेस हैं वो 90% पूरे हुए हैं। अब आप बताइए कौन सही है, काफी है बताने के लिए कि कौन उपयोगी है, कौन सही है, अब आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो AKTK ब्रदर्स का कहना है कि योगी जी यूपी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आपको क्या लगता है यूपी के लिए कौन उपयोगी है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आपके मन में भी अगर यूपी चुनाव से रिलेटेड कोई सवाल हो जो आप चाहते हो कि मैं पूछूं और आपको उसका जवाब आप तक पहुंचाऊं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।